हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी यूट्यूब चैनल। गाइज आज बात करेंगे यहाँ पर रेलवे द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस का सेट नंबर 47 है। और ये जो क्वेश्चन पूछे गए ये 28 मई 2019 को शिफ्ट सेकंड के अंदर पूछे गए सभी के सभी क्वेश्चन है। बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन है, रेलवे द्वारा पूछे गए। तो आगे बढ़ेंगे उससे पहले गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं किया हो तो। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, ग्रेटेस्ट पॉसिबल मेजर, बड़ी से बड़ी संभव माप ज्ञात कीजिएगा जिससे 7 लीटर 3 लीटर 850 ml और इसको मिली मापों को पूर्णतः मापा जा सकता है। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिया गया बड़ी से बड़ी का मतलब गाइज यहाँ पे आपको एचसीएफ निकालना है। यदि छोटी से छोटी होता तो आपको एलसीएम निकालना होता। सबसे पहले आपको ये पता करना है कि आपको करना क्या है, तो यहाँ पे एचसीएफ पता करना है। दूसरा काम गाइज अपने को यूनिट को एक रखना है। यहाँ पे लीटर है, यहाँ पे एमएल है, यहाँ पे एमएल है, तो यूनिट को एक करना है। अपने को पता है गाइज 1 लीटर होता है, 1 लीटर के अंदर 1000 ml होता है। तो यहाँ पे 7 लीटर का मतलब हो जाएगा गाइज 7000 ml। 3 लीटर 850 का मतलब हो गया 3850 ml और 12 लीटर 950 का हो गया 12950 ml। ओके गाइज, इन सभी का मेरे को एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए देखिएगा सबके एंड में 0 आ रहा है, यानी एचसीएफ के अंदर एक तो 10 आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो अपना कैंसिल हो जाएगा। आगे देखिएगा गाइज इसके अंदर 5 का भाग चला जाता है, 5 का भाग जा रहा है सभी में। देखिएगा इसमें 5 का भाग चला जाएगा 140 बार, इसमें 5 का भाग चला जाएगा 7 पंजे 35 3 और 7 पंजे 35। इसमें 5 का भाग चला जाएगा 5 दूनी 10 2 29 55 25 4 9 पंजे 45। ओके गाइज, यानी 5 का भाग सभी में गया 10 × 5। आगे देखिएगा इसमें 7 का भाग जा रहा है गाइज 20 बार गया, इसमें 7 का भाग 11 बार गया, इसमें 7 का भाग 7 21 और 4 7 7 49, यानी 7 का भाग। ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 पंजे 35 यानी 350 ml। ओके गाइज, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे इनमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जा रहा है, 20 में 11 में और 37 में किसी भी संख्या का भाग नहीं जा रहा, तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा 350 ml। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया अपना ऑप्शन नंबर ए 350 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइज, प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद सभी किसके सदस्य होते हैं। आपको यहाँ पे बताना है किसके सदस्य होता है। देखिए गाइज रीजनल काउंसिल, जोनल काउंसिल ये तो नहीं है। यहाँ पे आपको आंसर देना है एनडीसी या पीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल या प्लानिंग कमीशन। देखिएगा प्राइम मिनिस्टर हो गया, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हो गए, चीफ मिनिस्टर हो गए और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये कि सभी के सभी मेंबर होते हैं गाइज नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी राष्ट्रीय विकास परिषद के होते हैं। गाइज योजना आयोग है, योजना आयोग जिसका नाम बदल के कर दिया गया नीति आयोग। नीति आयोग के कौन मेंबर होते हैं, नीति आयोग के मेंबर होते हैं गाइज सीएम हो गए और साथ साथ में एलजी हो गए, जो भी यूनियन टेरिटरी है उनके एलजी हो गए, और साथ साथ में रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है उनके रिसर्चर्स को ये शामिल कर लेते हैं। ठीक है, अब इनके बारे में देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है। बल्कि जो योजना आयोग है जिसका नाम नीति आयोग कर दिया गया है, इसके अंदर होते हैं सीएम होते हैं और एलजी होते हैं और पीएम होते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब गाइज इसमें अगर बात करें एनडीसी की स्थापना कब हुई, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसकी स्थापना कब हुई, तो गाइज इसकी स्थापना हुई थी 6 अगस्त 1952 के अंदर। एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, एनडीसी की स्थापना कब हुई, 6 अगस्त 1952 के अंदर। गाइज प्लानिंग कमीशन की बात करें, प्लानिंग कमीशन की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1900। प्लानिंग कमीशन की हुई थी गाइज 50 के अंदर। ओके गाइज, और इसको 2014 के अंदर समाप्त कर दिया गया था। 17 अगस्त 2014 को इसको समाप्त कर दिया गया था। और उसके बाद में 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग बन गया। समझिएगा अच्छी से, 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन का निर्माण किया गया था। 17 अगस्त 2014 को मोदी जी ने इसको ख़त्म कर दिया था और इसकी जगह 1 जनवरी 2015 से प्लानिंग कमीशन की जगह बन गया नीति आयोग। नीति आयोग को बोला जाता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नीति आयोग के सीईओ की बात करें तो अमिताभ कांत है। ओके गाइज, और नीति आयोग के जो चेयरमैन है प्राइम मिनिस्टर है, और नीति आयोग के जो डायरेक्टर है वो दिनेश अरोड़ा है। वाइस चेयरमैन है राजीव कुमार। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है अपने को, इसकी वैल्यू बतानी है, अक्स का मान क्या होगा। तो इसमें अक्स का मान क्या होगा, कुछ नहीं करना अपने को। अक्स बराबर हो जाएगा 0.009 अपॉन में 0.0001। पॉइंट का मैं 100 कर दूँ और इस पॉइंट का मैं नीचे 1000 कर दूँ, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 9/10 यानी 0.9। सिंपल सी कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा खगोलीय पिंड रात के समय आकाश में नहीं टिमटिमाता है। टिमटिमाता नहीं है खगोलीय पिंड रात के समय में। देखिएगा सूर्य ये तारा होता है, टिमटिमाते हैं। 3 मिडल स्टार टिमटिमाते हैं। साइरस लुबक तारा ये भी टिमटिमाता है। प्लेनेट ग्रह, ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा पिंड है जो रात के समय में आकाश में नहीं टिमटिमाता, आंसर हो जाएगा ग्रह, ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 5 की याद कर लेते हैं। देखिएगा गाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल सा क्वेश्चन है। गाइज देखिएगा, आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर इज, हेमीस्फीयर बोलते हैं गाइज अर्धगोले को, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। देखिए गाइज गोला होता है, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। इसी प्रकार से अर्धगोला है, अर्धगोला है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है गाइज कितना होता है 2πr²। कर्व्ड सरफेस होता है 2πr²। तो यहाँ पे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है गाइज 2πr²। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। अर्धगोले की बात हो रही है। अब यहाँ पे आपको 3πr² की वैल्यू दे रखी है, 3πr² की वैल्यू दे रखी है 504, एक की वैल्यू हो जाएगी 504 अपन में 3πr²। और आपसे पूछा 2πr² की, तो 2πr² की वैल्यू हो जाएगी, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 2πr² से। तो गाइज पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, r² से r² कैंसिल हो जाएगा, 3 का भाग इसमें चला जाएगा, 3 का जाएगा 16 × 3 = 48, 2 बच गए, 8 × 3 = 24, यानी 168 मल्टीप्लाइड बाई ये 2, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 1 13, 2 1 3, 336। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका एग्जाम में आने की संभावना है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। किसी चालक की सिरों के बीच विभवांतर V उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को क्या कहा जाता है। सिंपल सी बात है, V प्रोपोर्शनल टू I हो जाता है। किसी भी कंडक्टर में I करंट फ्लो हो रही है, उसके टर्मिनल पे वोल्टेज V है तो V समानुपाती I हो जाता है, और V बराबर IR हो जाता है, और V/I है वो इक्वल टू R हो जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया, वोल्टेज और करंट का जो रेशियो है का अनुपात है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है प्रतिरोध। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से किया जाता है प्रतिरोध को, और इसका जो मात्रक होता है गाइज वो होता है ओम। ओम का सिंबल होता है इस तरीके से। ठीक है, ओम का उल्टा होता है गाइज महो, महो को इस तरीके से उल्टा कर देते हैं। चार्ज आवेश, आवेश चार्ज होता है, इसका अपन जो मात्रक लेते हैं वो लेते हैं कूलम। पावर शक्ति, इसका लेते हैं अपन वाट। विद्युत विभव, इसको भी अपन वोल्टेज से रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि यदि संख्याओं के एक समूह का HCF इतना है तो निम्न में से कौन सा उनका LCM नहीं हो सकता। देखिए गाइज, यदि कोई भी संख्याओं का HCF 8 है, इसका मतलब जो LCM होगा, LCM के अंदर HCF होता है। जैसे कि सपोज कीजिएगा मैंने संख्या ले ली 3 अक्ष, 4 अक्ष, 5 अक्ष, तो इनका HCF क्या आया, HCF आया इनका अक्ष। LCM क्या आएगा जी, इनका LCM आएगा 3 × 4 × 5 × अक्ष। ठीक है, यानी ये जो HCF है ये LCM में शामिल होता है। यानी HCF 8 है तो LCM के अंदर 8 का भाग जाएगा ही जाएगा। देखिएगा 8 का भाग इसमें जाता है, 8 7 56, 8 का भाग इसमें नहीं जाता, इसमें 25 × 200 जाता है, इसमें भी 8 चौक 32 और 4 8 5 40, इसमें भी ज़्यादा है। तो ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसी के अंदर भाग नहीं जाता है। ओके गाइज, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए गाइज, कार्बोहाइड्रेट की प्राथमिक भूमिका शरीर में सभी कोशिकाओं के लिए क्या होता है। गाइज अपन जो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, जो भी भोजन लेते हैं, भोजन से अपने को कार्बोहाइड्रेट मिलता है। कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है। तो देखिएगा, विकास को बढ़ावा देना प्राथमिक भूमिका क्या है इसकी, पानी का संतुलन बनाए रखना, उत्कों की मरम्मत करना, या ऊर्जा की आपूर्ति करना। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का मतलब, कार्बोहाइड्रेट है ये तोड़ता है किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर, और साथ साथ में ये क्या करता है, ग्लूकोज में तोड़ने के बाद में क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, और जो ब्लड ग्लूकोज है उसको रेगुलेशन करता है। तो ग्लूकोज, ये जो कार्बोहाइड्रेट का मेन काम है सप्लाई एनर्जी, और साथ साथ में क्या हो जाएगा, रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज, रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज एंड प्रोवाइडिंग एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं गाइज। देखिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस क्वेश्चन को। अलग हटके क्वेश्चन है पहला। देखिएगा, ये क्वेश्चन कहता है कि एक किस मान के लिए बहुपद, एक बहुपद ये दे रखा है, एक बहुपद ये दे रखा है, को x-3 से विभाजित करने पर समान शेष बचता है। ठीक है गाइज, इसके अंदर मैं x-3 का भाग दूँ और इसमें मैं x-3 का भाग दूँ, ठीक है, तो समान शेष बचता है। गाइज देखिएगा, यदि इसके अंदर पूरा भाग चला जाता, यानी x-3 का पूरा भाग चला जाता है, यानी x बराबर 3 रखता हूँ मैं इस समीकरण में, तो इसकी वैल्यू आ जाती 0। इसमें भी यदि इसका पूरा भाग चला जाता तो x बराबर 3 रखते, इसकी वैल्यू भी हो जाती 0, दोनों की वैल्यू 0 आ जाती। इसी प्रकार से ये कह रहा है कि मैं इसमें इसका भाग दूँ तो जो रिमाइंडर है
जो शेष बचेगा और इसमें इसका भाग दूँ, जो शेष बचेगा वो दोनों बराबर है। तो मैं इस क्वेश्चन में क्या करूँगा गाइज, इसमें मैं x बराबर 3 रखूँगा और इसमें मैं x बराबर 3 रखूँगा और जो भी वैल्यू आ रही है वो दोनों को मैं इक्वल कर दूँगा, क्योंकि दोनों में शेष बराबर बच रहा है। तो इसमें गाइज मैं x बराबर 3 रख देता हूँ। देखिएगा तो x क्यूब की जगह हो जाएगा 3 3 9 9 3 27, तो यहाँ तो हो जाएगा गाइज 27। देखिएगा 27a प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3 3 9 9 चौक 36 प्लस, तो गाइज इसमें अपन ये रख लेते हैं x बराबर में 3 रखूँ, इसमें 3 3 9 9 3 27 a प्लस 3 3 9 9 चौक 36 प्लस 3 3 9 माइनस 4 बराबर करूँगा, बराबर ये वैल्यू रख लेता हूँ मैं इसकी 3 3 9 9 3 27 माइनस 4 3 12 प्लस a। अब देखिए गाइज इसको अपन करते हैं, 9 में से 4 गए 5 और 36 5 41, तो ये तो हो जाएगा 27a प्लस 41 इक्वल टू 27 में से 12 घटाऊँ तो कितना बचेगा, 27 में से 12 घटाऊँ तो बच जाएगा मेरे पास में 7 में से 2 गए 5 और 2 में से 1 गए 1 15, ठीक है, प्लस a। तो गाइज ये a इधर आ जाएगा, तो 27 में से a घटाऊँगा तो 26a इक्वल टू 15 माइनस 41, तो 26a इक्वल टू 41 में से 15, 11 में से 5 गए 6, 3 में से 1 गए 2, माइनस का बचेगा तो a की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 26 अपन में 26 यानी -1। तो इस तरीके से अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। भारतीय शहर जम्मू निम्न में से किस नदी के किनारे पर स्थित है। गाइज जम्मू की बात हो रही है, जम्मू कश्मीर वाला जो जम्मू है उसकी बात हो रही है। आपने ट्रेन का नाम सुना होगा जम्मू तवी, जो वैष्णो टेम्पल जाती है जम्मू तवी, तो उसी से आप अंदाज़ा लगा के इस क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हो। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, जम्मू तवी। ठीक है, देखिएगा कैंडिडेट ने गलत कर दिया है, सिंधु नहीं है, जम्मू तवी। और ये जो गाइस चेनाब है ये इसकी क्या है, ट्रिब्यूटरी है, तवी नदी है, चेनाब की ट्रिब्यूटरी है। ओके गाइज, अब एक क्वेश्चन और आ सकता है कि जम्मू किसने बसाया था या जम्मू की स्थापना किसने की थी, इसका फाउंडेशन किसने किया था। जम्मू के राजा थे, उनका नाम था राय, JAMBU जम्बू, JAMBU जम्बू, LOCHAN जम्बू लोचान, ये नाम था उनका। ठीक है, जम्मू के राजा थे राय जम्बू लोचान। ठीक है, उन्होंने इसकी स्थापना की थी, तो ये नाम आप ध्यान में रख सकते हो, एग्जाम में जरूर पूछे जाने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन गाइज। 7 अधिकारी एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। 7 अधिकारी हैं, 7 को मैं बैठा देता हूँ, ये मैंने बैठा दिया 7 को। P, V और S के बीच में बैठा है, तो गाइज ये P हो गया, ये V हो गया, ये S हो गया। P, V और S के बीच में बैठा है। R S के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, तो ये S है, तो यहाँ पे R हो गया। ठीक है, R S के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। और Q और U के बीच में बैठा है, ये R है, Q और U के बीच में बैठा है, तो गाइज ये हो गया मेरा Q और ये हो गया U। ओके गाइज, Q T के बगल में नहीं बैठा है, तो एक ही स्पेस बचा, एक स्पेस में आ गया T। और ये कह रहा है कि Q है वो T के बगल में नहीं है, तो ये Q है T के बगल में नहीं है, तो यहाँ पे Q नहीं हो सकता, तो यहाँ पे U हो जाएगा और ये हो जाएगा अपना Q। मैंने इनको इंटरचेंज कर दिया। ओके गाइज, तो ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि R है वो इनके बीच में बैठा है, R Q और U के बीच में बैठा है, तो R है, तो देखिएगा Q U रख दीजिएगा या Q U रख दीजिएगा, एक ही बात है। लेकिन लास्ट कंडीशन अपने को सेटिस्फाइड करने के लिए यहाँ पे अपने को Q रखना पड़ेगा। ठीक है, T की स्थिति क्या है, तो T बिल्कुल V के बाईं ओर है, तो आंसर हो जाएगा V के ठीक बाईं ओर। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं फटाफट। देखिएगा सिंपल सा क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। 5% साधारण ब्याज की दर पर कितने वर्षों में कोई राशि मूलधन से इतना गुना बढ़ जाएगी। इतना गुना बढ़ने का मतलब होता है 3399 रेक 100/3% हो गया। 100/3% का मतलब गाइज 100/3 × 100% ताकि मैंने 100 रख दिया, यानी 1/3। गाइज मैंने 1 रुपया इन्वेस्ट किया और वो हो गया 1/3, इतना बढ़ गया। बढ़ने का मतलब वो इतना डिफरेंस आ गया, डिफरेंस दे दिया डायरेक्ट सीधा। ठीक है, यानी 1 रुपया इन्वेस्ट किया और वो बन गया, यानी उसका जो मेरे को ब्याज मिला वो मिला 1/3। ये कह रहा है कि बढ़ गया, बढ़ने का मतलब हो गया ये डिफरेंस हो गया। ठीक है, यानी कुल मिला के आप इसको ब्याज बोल सकते हो, ब्याज हो गया ये। अब देखिएगा SI = PRT/100। SI कितना है 1/3, बराबर मूलधन कितना है मेरा 1 इंटू रेट कितनी है, रेट है 5%, और समय कितना है, समय मेरे को निकालना है अपन में 100। 5 का भाग इसमें गया 20 बार, तो क्रॉस मल्टीप्लाइड करूँगा तो ये 20 यहाँ पे आ जाएगा, 20/3। T की वैल्यू हो जाएगी गाइज 20/3 वर्ष। ठीक है, तो गाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। देखिएगा इस क्वेश्चन को अपने को किस तरीके से सोल्व करना है, इसमें कुछ नहीं करना गाइस। देखिएगा इसमें आपको लगाना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अंडर रूट हो गया, तो इसमें आप क्या लिखोगे ए माइनस बी और ए प्लस बी रख दीजिएगा, का अंडर रूट ले लीजिएगा। तो इसमें क्या करोगे, ए माइनस बी करोगे तो 272 में से 128 घटाएगा, 12 में से 8 के 4 और 6 में से 2 के 4, 2 में से 1 मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी, दोनों को ऐड कीजिएगा तो 200 और 300 400 हो जाएगा। अब देखिएगा 144 का होता है 12 और 400 का होता है 20, ठीक है, तो 12 दूनी 24, 240 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके गाइज, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 240। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, देखिएगा ये कहता है कि पी किसी काम को 4 घंटे में कर सकता है। पी किसी काम को 4 घंटे में कर सकता है, पी और क्यू द्वारा एक साथ 3 घंटे में, और वही काम पी और क्यू है वो एक साथ करते हैं 3 घंटे में, और क्यू और आर इसको करते गए 2 घंटे में। एक साथ काम करते हुए उन्होंने उस काम को कितने घंटे में करेंगे, तो अपने से क्वेश्चन पूछा गया कि पी क्यू आर उस काम को कितने घंटे में करेंगे। सबसे पहले अपना काम वही है एलसीएम लेना, 4 3 2 का एलसीएम हो जाता है 4 3 12, 4 का भाग है इसमें 3 बार, 3 का भाग है इसमें 4 बार और 2 का भाग है इसमें 6 बार, ठीक है गाइज। देखिएगा मेरे पास में पी प्लस क्यू प्लस आर की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, पी प्लस क्यू की एफिशिएंसी होगी मेरे पास में, पी प्लस क्यू की मेरे पास में एफिशिएंसी होगी 4, ठीक है, प्लस आर की एफिशिएंसी कितनी है, आर की निकालनी है मेरे को। आर की कैसे निकालूंगा, अब क्या करूँगा गाइज, इसमें से देखिएगा ये पी प्लस क्यू की है 4 जिसमें से पी की है 3, तो इसमें से मैं घटाऊँ पी कैंसिल हो जाएगा तो क्यू की आ जाएगी मेरे पास में 4 में से 3 के 1, क्यू की एफिशिएंसी आएगी मेरे पास में 1। अब इसमें से क्यू की घटा दूँ, क्यू की घटा दूँ 1 तो आर की बच जाएगी, तो यहाँ से आर की कितनी हो जाएगी, 6 में से 1 गया 5 हो गया, और पी की होगी मेरे पास में 3, तो 3 × 4 और 5 9 हो गई। पी प्लस क्यू प्लस आर की एफिशिएंसी होगी मेरे पास में 3 तो पी की, 1 क्यू की और आर की 5, तो 5 × 6 6 3 9 हो जाएगी, क्यू की आएगी 1 9 हो गई, तो 12/9, तो पी क्यू आर तीनों मिलकर करेंगे 12/9, 3 का भाग है 3 बार, 3 का भाग है 4 बार, तो 4/3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये भी। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। देखिएगा अप्रैल 2019 के मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका विश्व आर्थिक मंच का आयोजन निम्न में से किस देश में हुआ, ठीक है गाइज। यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। मैना क्या है, तो मैना का मतलब मिडल ईस्ट, पूर्व का मतलब ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, इसकी फुल फॉर्म देख लीजिएगा, बाकी क्वेश्चन रिपीट होने वाला नहीं है। ये अप्रैल 2019 में मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में मैना विश्व आर्थिक मंच का आयोजन निम्न में से किस देश में हुआ, आंसर का जॉर्डन। ध्यान दीजिएगा गाइज, इसमें जो मिडल ईस्ट कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, जो भारत है, भारत के जो इधर की तरफ पाकिस्तान वाला हिस्सा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान ये एरिया है, ये आ जाता है मिडिल ईस्ट में। भारत नहीं है इसके अंदर शामिल, ध्यान में रखिएगा, इसका सदस्य भारत नहीं है, बाकी जो पाकिस्तान अफगानिस्तान सऊदी अरब यूएई वगैरह वो इसके मेंबर्स हैं, ठीक है। और इसका आयोजन क्या कहता है, जॉर्डन की कैपिटल है अमान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं गाइज। यदि शोरूम में कुल शर्टों में से 1/9 पट्टीदार हैं, शेष शर्टों में से 5/8 खानेदार थी और शेष सादे रंग की थी। यदि सादे रंग की शर्टों की संख्या 81 थी तो स्टॉक का कितना हिस्सा चौखानेदार शर्टों का था। देखिए गाइज, टोटल अपन मान लेते हैं, टोटल 1 मान लेता हूँ मैं, टोटल शर्ट है उसके अंदर 1। अब गाइज इसमें से कुल शर्ट है, टोटल शर्ट हो गए 1, इसमें से 1/9 पट्टीदार थी। गाइज पट्टीदार कितनी होगी, 1/9, 1/2 9 पट्टीदार होगी तो टोटल कितनी बचेगी, 1 - 1/9, यानी 9 में से 8/9 बच गई। ओके गाइज, अब शेष शर्टों में से 5/8 चौखानेदार थी, 8/9 है, इसकी 5/8 कर देता हूँ मैं, 8/9 है, इसकी मैं 5/8 कर देता हूँ, यानी 5/9, 5/9 हो गई गाइज किस प्रकार की, चौखानेदार, ठीक है। तो शेष कितनी बच गई, फिर शेष कितनी बच गई, 8/9 में से 5/9 घटाऊँ तो 3/9, 3/9 का मतलब गाइज 1/3 बच गई, ठीक है। शेष सादे रंग की थी। अब ये 1/3 किस प्रकार की थी, ये थी सादे रंग की। ओके गाइज, सादे रंग के शर्टों की संख्या 81 थी, तो 1/3 की वैल्यू है 81, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 3 और 8 थी 243। तो स्टॉक का कितना हिस्सा चौखानेदार शर्टों का था, तो चौखानेदार शर्ट थे 5/9,
तो 243 का मैं 5/9 कर देता हूँ, 243 का मैं 5/9 कर देता हूँ। अच्छा 5/9 पूछा गया, इससे ही पूछा है अपने से। ओके गाइज, ये अपना आंसर हो जाएगा। देखिएगा इससे ही पूछा, क्वेश्चन को दोबारा से देख लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है अपने पास में, शोरूम में कुल शर्टों में से 1/2 9 पट्टीदार थे। टोटल शर्ट थे एक में से पट्टीदार होगी 1/9, 1/9 पट्टीदार होगी तो शेष कितनी बच गई, एक में से 1/9 घटाया मैंने 8/9 बच गई, तो ये हो गई शेष। शेष में से 5/8 चौखानेदार थी। ये गाइज 8/9 है, 8/9 का मैंने 5/8 किया, 8/9 का मैंने 5/8 किया, तो 8 से 8 कैंसिल, यानी 5/9 बच गई। ये 5/9 होगी चौखानेदार। ओके गाइज, और शेष है सादे रंग की। 8/9 में से 5/9 चौखाने हो गई, तो इन दोनों का डिफरेंस हो गया शेष। तो इन दोनों का डिफरेंस मैंने किया, 8/9 में से 5/9 मैंने घटाया, तो बच गई 1/3 सादे रंग की। क्वेश्चन पूछा गया था स्टॉक का कितना हिस्सा चौकीदार शर्टों का था। यहीं तक अपने को सोल्व करना था गाइज, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। ओके, यहीं पे अपना आंसर आ गया 5/9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा आवर्त सारणी का आवर्ती गुण नहीं है। कौन सा आवर्ती गुण नहीं है गाइज, देखिएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल होता है, विद्युत ऋणात्मकता यानी ये तो है ही, एटॉमिक साइज भी है, वैलेंसी भी है, रेडियो एक्टिविटी नहीं है। ध्यान दीजिएगा, रेडियो एक्टिविटी कुछ एलिमेंट्स है, रेडियो एक्टिविटी आप देखो तो कुछ तत्व है, बल्कि प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से गाइज एक चीज़ और आपको कंफ्यूजन कर सकती है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर भी आपका प्रॉपर्टी नहीं है। प्रॉपर्टी क्या है, इसका प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या है, वो है इसकी प्रॉपर्टी। ठीक है, एक चीज़ आपको और ध्यान में रखनी है। ठीक है, एटॉमिक नंबर हो गए और रेडियो एक्टिविटी हो गई, ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, पीरियोडिक टेबल की, पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टी नहीं है, ध्यान में रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। रेडियो एक्टिविटी क्या चीज़ है, रेडियो धर्मिता कुछ तत्व होते हैं जो टाइम के साथ में ऑटोमेटिक है अपना क्षीण होते जाते हैं, नष्ट होते जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं। सतह पर पॉलिश किस उद्देश्य से की जाती है। पॉलिश करने का एक ही मतलब है, घर्षण को कम करना, सतह को चिकनी करना। खुरदरा अपन बना नहीं सकते, घर्षण बढ़ाना नहीं है, घर्षण को कम करना है, बेहतर पकड़ प्रदान करने के लिए नहीं। पॉलिश करेंगे तो पकड़ कहाँ होएगी, अनियमितताओं को कम करना और इससे सुचारू बनाने के लिए। तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अपन किसी भी सरफेस को पॉलिश करते हैं, इसका मतलब होता है जो भी सरफेस के बीच में इरेगुलरिटीज़ है उनको कम करना है, और मतलब उसके बीच में जो भी होता है उनको स्मूथ बनाए रखना। क्वेश्चन नंबर 19 की देखते हैं कुछ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहते हैं, वेंकटेश ने भूमि का एक टुकड़ा इतने रुपए में बेचा। विक्रय मूल्य का 1/3 अपनी पत्नी को दे दिया। देखिए गाइज, टोटल में मान लो एक में से 1/3 वो पत्नी को दे रहे हैं। पत्नी को कितना दिया, 1/3। ओके गाइज, शेष कितना बच गया, शेष बच गया अब एक में से 1/3 गए तो 2/3 बच गया। 1/3 अपनी पत्नी को दे दिया और शेष का 2/5 अपने बेटे को दे दिया। 2/3 बचा था और इसका भी 2/5 इसने बेटे को दे दिया। बेटे को दिया इसने 2/3 का 2/5, तो ये हो जाएगा 4/15। 4/15 उसने बेटे को दे दिया। बेटे को देने के बाद में शेष कितना बच गया, 2/3 में से 4/15 घटा दीजिएगा, 2/3 माइनस 4/15, एलसीएम आ गया 15, 5 5 दूनी 10 माइनस 4 यानी 6/15 बच गया गाइज, 6/15 बच गया। ओके गाइज, 6/15 बच गया और शेष का 1/6 स्कूल की सांस्कृतिक गतिविधि के लिए दान कर दिया। अब ये 6/15 बच गया। 6/15 का मतलब हो गया 3 का भाग्य 2 और 3 का भाग्य 5, यानी 2/5 भाग बच गया और 2/5 भाग है इसका भी उसने, ये अपन ये रख लेते 6/15, इसका 1/6 इस सांस्कृतिक गतिविधि में दे दिया। तो 6/15 इंटू 1/6, 6 से 6 कैंसिल हो गया, 1/15 उसने दे दिया सांस्कृतिक गतिविधि में। अब देखिएगा दान के रूप में उसने कितनी राशि दान की है, टोटल ये थी, तो इसका 1/15 कर दीजिएगा डायरेक्ट, 1/15, 15 का भाग है इसमें गाइज 8 बार, तो 8 के आगे 4 0 लगा दीजिएगा, ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आपको इस तरीके से कर लेना है। सबसे पहले 1 ले ली, 1 का 1/3 पत्नी को दे दिया, शेष बच गया 2/3, 2/3 में से 2/3 का 2/5 यानी 4/15 हिस्सा दे दिया बेटे को, फिर शेष बच गया 6/15 और ये 6/15 का 1/6 वो दान दे रहे हैं, तो 6/15 का 1/6 हो गया, 1/15 उसने दान दिया। अब डायरेक्ट अपने को ये निकाल देना है, बाकी आप इसको स्टार्टिंग में ये लेके चलोगे तो आपकी कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते गाइज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि अक्ष की वैल्यू ये है तो इसकी वैल्यू बताइएगा। देखिए गाइज, अक्ष की जगह क्या हो जाएगा, -1/3 है, इसका मतलब ये हो जाएगा √2 + 1 की पावर 1/3। माइनस था तो माइनस की जगह बजाय ये नीचे चला गया। अब मैं दोनों तरफ क्यूब रूट कर दूँ तो x³ बराबर
ए का क्यूब करूँगा तो 1 अपॉन में इसका करूँगा तो √2 + 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाइड कर दूँगा √2 - 1 से √2 - 1 से, तो x क्यूब की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास में √2 - 1 बस ये आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ से 1/x क्यूब की वैल्यू हो जाएगी √2 + 1, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाइड से। ठीक है, डायरेक्ट साइन चेंज कर सकते हो आप। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब इनकी वैल्यू बतानी है मेरे को, तो x क्यूब की जगह मैं ये रख दूँ √2 - 1। ओके गाइज, माइनस का साइन, और उसके बाद में ये वैल्यू रख दूँ √2 + 1। तो √2 - 1 माइनस √2 - 1, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, माइनस का 2 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइज, माइनस मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, -2। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। दांडी मार्च इज एसोसिएटेड विद, दांडी मार्च किससे संबंधित है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अपने को पता है कि नमक से संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, दांडी मार्च संबंधित है नमक से। अब गाइज यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या बनता है वो अपन देख लेते हैं। देखिएगा, इसकी शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी 12 मार्च 1930 से। इसकी शुरुआत की गई थी 12 मार्च 1930, और कब तक? 5 अप्रैल 1930। किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। कहाँ से की थी? साबरमती से दांडी। साबरमती कहाँ पे पड़ता है? अहमदाबाद के अंदर पड़ता है, और दांडी कहाँ पे पड़ता है? नवसारी। और दोनों के दोनों कहाँ पे पड़ते हैं गाइज? गुजरात के अंदर पड़ते हैं। गुजरात के अंदर साबरमती है, गुजरात के अंदर नवसारी डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, और दांडी गांव है। तो साबरमती से दांडी के बीच में यात्रा की गई थी 12 मार्च 1930 से लेकर 5 अप्रैल 1930 के बीच में, नमक के विरुद्ध जो टैक्स लगाया गया था उसके खिलाफ। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 गाइज है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, सेम रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, इसको स्किप मारो में आप लोग करिएगा इसको सॉल्व है। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिसर्च एनुअल अवार्ड की स्थापना किसके द्वारा की गई? ये एक अवार्ड है गाइज, अवार्ड का नाम है इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिसर्च एनुअल। इसकी स्थापना की गई थी एग्जिम बैंक के द्वारा। एग्जिम बैंक का मतलब होता है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट यानी निर्यात आयात बैंक, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक। किसका नाम है गाइज? एग्जिम बैंक का। ठीक है, और एग्जिम बैंक के हेडक्वार्टर की बात करें तो एग्जिम बैंक का हेडक्वार्टर गाइज मुंबई के अंदर, ध्यान में रखना। और एग्जिम बैंक की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1982। ओके गाइज, और डेविड, इसके जो MD है वो है डेविड RS रास क्विन्ना, डेविड रास क्विन्ना, ये इसके MD है। मुंबई हेडक्वार्टर है, 1 जनवरी 1982 के अंदर स्थापना हुई थी। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक इसका पूरा नाम है। आंसर हो जाएगा इसका एग्जिम बैंक। क्वेश्चन नंबर 24 सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आप लोगों को थोड़े फॉर्मूले याद होना चाहिए। कौन से फॉर्मूला नहीं है, आपसे आइडेंटिटी पूछा गया है। देखिएगा, sin 2θ = 2 sin θ cos θ बिल्कुल होता है। cos 2θ = cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बिल्कुल होता है। ये कोई आइडेंटिटी नहीं है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, तो ये अपना कैंसिल हो जाएगा। ये भी होता है tan 2θ = 2 tan θ / 1 - tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला नहीं है वही पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल के धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करने पर निम्न में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? देखिए गाइस, या तो आप कोई धातु कार्बोनेट ले लीजिएगा, जैसे कि Na2CO3 ले लिया। ये धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, जैसे कि आपने NaHCO3 ले लिया। इसकी आपको अम्ल के साथ में रिएक्शन करवानी है, तो आपको क्या मिलेगा? ठीक है गाइस, अम्ल के साथ में जैसे कि इसकी आपने रिएक्शन करवाई, जैसे कि ये मैंने ले लिया, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको? 2NaCl मिल जाएगा, प्लस आपको पानी मिल जाएगा H2O प्लस CO2 मिल जाएगा। और यदि आप इसके साथ में रिएक्शन करवाते हो तो देखिएगा, जैसे कि मैं ले लेता हूँ HCl प्लस Na, इसके साथ में रिएक्शन कराऊँ तो एक तो मिल जाएगा NaCl प्लस मिल जाएगा HH, तो H2O प्लस CO2। तो आपको कौन सी गैस मिलेगी? ऑप्शन देख लीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आपको गैस मिल रही है। ठीक है गाइज, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट और धातु ये लिया था मैंने Na2CO3 एग्जाम्पल में, और NaHCO3 मैंने यहाँ पे लिया था। आप लोगों को कमेंट करके बताना कि ये फॉर्मूला किसका है, Na2CO3 किसका फॉर्मूला है और NaHCO3 किसका फॉर्मूला है। दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कमेंट करके जरूर बताएगा कि Na2CO3 और NaHCO3 किस के फॉर्मूले हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर लेते हैं गाइज। 26 कहता है कि कैंडिडेट है बासा दक्षिण की ओर चला, इस पॉइंट है, इस पॉइंट से दक्षिण की ओर चला, फिर बाईं ओर मुड़ गया। बाईं ओर का मतलब हो गया ये इधर की तरफ मुड़ गया। ओके गाइज, फिर से वह बाईं ओर मुड़ा, फिर से वो बाईं ओर मुड़ा,
और फिर दाईं ओर, फिर से दाईं ओर। वह कितनी बार पूर्व की ओर मुड़ा? पूर्व कौन सा पड़ता है? ये डायरेक्शन। देखिएगा, पहली बार ये मुड़ा और दूसरी बार ये मुड़ा, पहली बार और दूसरी बार। तो पूर्व की तरफ कितनी बार मुड़ा? 2 बार। सिंपल सा एग्जीक्यूशन। देखिएगा गाइज, साइन 2a, इसमें आपको फॉर्मूला लगाना है। अब ये क्वेश्चन देखिएगा गाइज, आपने पहले क्वेश्चन आया था फॉर्मूला, वहीं से अपने को ये फॉर्मूला मिल रहा है। साइन 2a का फॉर्मूला होता है गाइज 2 sin a cos a, 2 sin a cos a बराबर आपको दे रहेगा 2 sin स्क्वायर a, 2 sin स्क्वायर a। साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a cos a। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन a से 1 sin a कैंसिल हो जाएगा। cos a बराबर हो गया आपका साइन a, इसका इसमें भाग चला जाएगा तो साइन a बटे में cos a, तो 1 बराबर हो गया गाइज tan a, और a किसकी वैल्यू होती है? tan 45 की होती है। tan 45 बराबर tan a, 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो a की वैल्यू पूछी गई है, तो a की वैल्यू होगी अपनी 45, ऑप्शन नंबर बी। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा गाइज। निम्न में से कौन सा एक बीज रहित फल है? तो देखिएगा, अमरूद के अंदर भी होता है, तरबूज के अंदर भी होता है, केले के अंदर नहीं होता, मैंगो आम के अंदर भी बीज होता है। बीज रहित फल कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केला, बनाना बीज रहित फल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 29, सिंपल सा बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा गाइज, कोसेक 70 है, कोसेक 70 में क्या लिख सकता हूँ गाइज? देखिएगा, कोसेक 90 - 20 रख सकता हूँ, और कोसेक 90 - 20 का मतलब सेक 20 रख सकता हूँ मैं, तो इसकी जगह मैं रख देता हूँ गाइज सेक 20। इसी प्रकार से जो सेक 70 है, सेक 70 है, इसको मैं रख सकता हूँ सेक 90 - 20 रख सकता हूँ, और 90 - 20 का मतलब हो गया गाइज कोसेक 20, इसकी जगह मैं रख सकता हूँ कोसेक 20। ठीक है गाइज। अब देखिएगा, tan 20 का मतलब हो गया गाइज साइन 20 अपन में कोस 20, और ये सेक 20 है, सेक 20 का मतलब होता है 1/cos 20, तो ये जो सेक 20 रखूँ तो इसकी जगह में 1/cos 20, ये cos 20 यहाँ पे आ गया। ओके गाइज, ये स्क्वायर कर दिया, प्लस कोट 20 की जगह में रख दिया cos 20 अपन में साइन 20, और कोसेक 20 की जगह रख दिया मैंने 1/sin 20। साइन 20 कैंसिल हो गया, इधर cos 20 कैंसिल हो जाएगा, तो ये साइन 20 का होल स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर 20, प्लस इसका भी स्क्वायर है यहाँ पे, इसका हो गया cos स्क्वायर 20, प्लस tan 75 की जगह मैं cot 15 रख सकता हूँ। ठीक है, तो 2 tan 15 cot 15 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 2 आ गया, इसकी जगह हो जाता है 1 + 2, तो आंसर हो जाएगा 3। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस ये पूरा खेल कन्वर्जन से संबंधित है, किस तरीके से अपन एक से दूसरे के अंदर कन्वर्ट करते हैं उससे संबंधित है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इस क्वेश्चन को चाहो तो आप दोबारा देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, रणजी ट्रॉफी के पहले संस्करण का पहला मैच किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, और इसका जो पहला मैच खेला गया था, पहला एडिशन, वो हुआ था गाइज 1934 के अंदर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी चीज़ें इसके बारे में देख लेते हैं। इसके अंदर कितनी टीमें हिस्सा लेती है? तो आंसर हो जाएगा 37। क्वेश्चन पूछा जा सकता है रणजी ट्रॉफी में कितनी टीमें हिस्सा लेती है? 37। करंट चैंपियन कौन है? करंट चैंपियन जो 2018-19 का जो मैच हुआ गाइज, उसके अंदर करंट चैंपियन कौन है? उसके अंदर विदर्भ है। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे ज़्यादा बार किसने ट्रॉफी जीती? सबसे ज़्यादा बार जीती थी किसने? मुंबई ने। क्वेश्चन आ सकता है मुंबई ने अब तक कितनी बार रणजी ट्रॉफी जीती है? तो आंसर हो जाएगा 41। क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे ज़्यादा रणजी ट्रॉफी में विकेट किसने लिए? तो आपका आंसर हो जाएगा वसीम जाफर। ठीक है, सबसे ज़्यादा रन लिए थे वसीम जाफर ने, और सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए थे? राजेंद्र गोयल ने। सबसे ज़्यादा विकेट लिए गए थे रणजी ट्रॉफी के अंदर राजेंद्र गोयल, सबसे ज़्यादा विकेट राजेंद्र गोयल, और रन बनाए वसीम जाफर ने। मुंबई अब तक 41 बार जीत चुकी है, और करंट चैंपियन है विदर्भ। 37 टीमें इसके अंदर हिस्सा लेती हैं। पहला इसका जो एडिशन हुआ था 1934 के अंदर हुआ था। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। निम्न में से दांतों का कार्य नहीं है। देखिए, दांतों से चबाना होता है, काटना होता है, काट कर खाना होता है, निगलना नहीं होता। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 32 इंपॉर्टेंट बट काफ़ी सिंपल, एग्जाम में आ सकता है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर 23 मीटर है, तो लंबाई माइनस चौड़ाई = 23 मीटर। कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, पहला समीकरण बन चुका। देखिएगा, लंबाई और चौड़ाई, ये लंबाई और ये चौड़ाई, तो इसकी परिधि क्या होगी? परिधि होगी ट्वाइस लंबाई प्लस चौड़ाई। मैंने ट्वाइस क्यों किया? क्योंकि लंबाई 2 बार काउंट हो रही है, चौड़ाई 2 बार काउंट हो रही है, इसलिए ये होगी 106। तो L + B कितना हो जाएगा? 106 में मैं 2 का भाग दूँ तो ये हो जाएगा 53। तो लंबाई प्लस चौड़ाई होगी मेरे पास में 53। तो इसका क्षेत्रफल बताइएगा। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब देखिएगा, इन दोनों को मैं सोल्व करूँ, एक बार मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो 2L हो जाएगा, 2L हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 और 3 6, 5 × 2 7,
ठीक है, यानी 76। सही चल रहा है ना गाइज? ओके 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 ओके, मिस्टेक कर दी यहाँ पे मैंने। ओके गाइज देखिएगा, एक मिस्टेक हो गई। 206, इसका आधा गलत कर दिया मैंने। ट्वाइस लंबाई प्लस चौड़ाई इक्वल टू होता है 206, तो लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगी 103। एक समीकरण आ गया, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 103 और लंबाई माइनस चौड़ाई होगी मेरे पास में 23। ठीक है, एक बार मैं जोड़ूँ तो ट्वाइस एल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और 3 6 और 10 में से 10 रख दो 12। एल की वैल्यू हो जाएगी 63। ठीक है, एल की वैल्यू 63 में इसमें रख दूँ तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें मैं 63 यहाँ पे रख दूँ तो ये माइनस हो जाएगा, यानी 40। बी की वैल्यू 40 हो गई। ओके गाइज, क्षेत्रफल पूछा गया, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 63 गुणा 40, 0 4 3 12 6 चौक 24 25, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं गाइज। ये देखिएगा, इसमें मैं कुछ नहीं करूँगा गाइज, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाइड कर दूँगा √5 + 3 और √5 + √3, यानी ये जो माइनस था तो मैंने इसके अपोजिट से कर दिया। अब गाइज ये देखिए √5 + 3 √5 + 3, तो ये टर्म्स बन गई मेरे पास में √5 √3 का होल स्क्वायर बन गए। नीचे देखिएगा a - b और a + b, यानी ये बन जाएगा √5 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। अब देखिएगा ऊपर वाले को सोल्व करता हूँ तो a² + b² + 2ab। ओके गाइज, 2ab नीचे हो जाएगा मेरा 5 - 3, तो ये देखिएगा 5 और 3 8 + 2 √ 15 अपन में 5 में से 3 गए 2 का भाग यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 2 का इसमें गया 4 बार, तो 4 + √15, तो 4 + √15 की वैल्यू दे रखी है 3.87, तो आंसर हो जाएगा 7.87, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। लॉरेंस 2017 स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता? सबसे पहले इसमें देखिएगा क्वेश्चन रिपीट होने वाला नहीं है, इसका आंसर है उसेन बोल्ट। इसमें आपको ये ध्यान में रखना है, ये जो लॉरेंस पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, स्पोर्ट्स क्षेत्र में दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? बर्लिन गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। ओके गाइज, अब तक सबसे ज़्यादा बार कौन जीत चुका है इसको? एक नाम आपको ध्यान में रखना है, रॉजर फेडरर। कितने बार जीत चुका है गाइज? 6 बार जीत चुका है। बस इतना ही आप लोगों को ध्यान में रखना है। लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर जो महिलाएं और पुरुषों को दिया जाता है, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में दिया जाता है, और सबसे ज़्यादा बार दिया गया है रॉजर फेडरर को, 6 बार दिया जा चुका है। और क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं गाइज, रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें कुछ नहीं करना है गाइज, देखिएगा एच यू को इंटरचेंज कर दिया इसने, यू एच, एम आई को ऐसा कैसा रख दिया इसने, तो पहले को मैं इंटरचेंज कर दूँ ओ पी, दूसरे को मैं ऐसा कैसे रख दूँ एल आई, ओ पी एल आई, तो ओ पी एल आई किस में मिलते हैं? ओ पी आई एल आई इसमें है, ये नहीं है, इसमें है। बाकी देख लेते गाइज, डी आई को ऐसा डी आई को उल्टा कर दिया इसने आई डी, तो इसको मैं टी आई को उल्टा कर दूँ मैं आई टी, ये आंसर अपना सही हो जाएगा। तो गाइज वीडियो पसंद है लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन सेट नंबर 48 के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।